हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सेवेंथ फेज के एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हम जो लेक्चर शुरू करने वाले हैं सोशल साइंस के लिए भी हम शुरू करने वाले हैं और कर रहे हैं। इसमें आपको सबसे पहले हम हिस्ट्री का क्लास देंगे, हिस्ट्री के बाद हम आपको पॉलिटिकल साइंस का क्लास देंगे, फिर इसके बाद हम आपको एक एक करके आगे सब्जेक्ट्स का भी क्लास देंगे। मतलब कि सोशल साइंस के लिए जो है आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ने होंगे, तो चारों कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे आप हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। तो फिलहाल हम हिस्ट्री के लिए और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस के लिए वीडियो बनाएंगे। और ये जो है हमारा NCERT नहीं है, याद रखिएगा, NCERT नहीं है, बल्कि ये जो हमारा है बिहार स्टेट का जो है टेक्स्ट बुक है, वो है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक, है ना, टेक्स्ट बुक ये है। तो और आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे इसी बुक से सारे क्वेश्चन रहेंगे, लोग पढ़ाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है और आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक बटन को दबाएं और शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए देखिए, कहता है कि इतिहास हमें अतीत की जानकारी देती है। इतिहास जो है हमें अतीत की जानकारी देती है और अतीत को जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अतीत को जानकर हम वर्तमान को समझते हैं और भविष्य के निर्माण के लिए सोच सकते हैं। ठीक है ना। इतिहास मानव समाज की सामूहिक स्वीकृति है। उनकी समाज इतिहास जो है मानव समाज की सामूहिक स्मृति है। यदि कोई समाज अपने इतिहास को नहीं जानता है तो उसकी हालत वैसी ही है जैसे कि ऐसे व्यक्ति जिसकी याददाश्त गुम हो गई। इसीलिए आपको अपना इतिहास जानना बहुत ज़रूरी होता है। आगे हम देखेंगे, कहता कि आप जानते हैं कि मनुष्य जो है, अब देखिए ये आपको नोट करना है, मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी। हम अंडरलाइन जो कर रहे हैं ना, आप इसको एक कॉपी में नोट डाउन भी करते रहे क्योंकि क्वेश्चन आपको यही लाइन से ही मिलेगा, जैसे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है। और हम इसमें अंडरलाइन सिर्फ उसी लाइन को करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे आपसे। हम सभी समाज में रहते हैं, ये भी आप देखिए, हम एक सामाजिक प्राणी, हम सभी समाज में रहते हैं। यह समाज हमारे माता पिता, परिवार, गांव, देश होकर पूरे विश्व तक फैला। आपने पढ़ा होगा कि आज की दुनिया वैश्विक गांव है, ग्लोबल विलेज जिसको कहते हैं। क्या हमारा समाज ऐसा सदा ही था? इसका धीरे धीरे विकास हुआ और इस सवाल का जवाब हमें इतिहास से मिलता है। आप यह भी जानते हैं कि इतिहास का संबंध अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है। देखिए, इतिहास का संबंध जो अतीत के उस काल से है जिसके बारे में हमें लिखित साक्ष्य मिलता है ना, लिखित साक्ष्य जिसके बारे में हमें मिला। इसके अलावा अतीत का एक काल वह भी है जिसके बारे में लिखित जानकारी पुस्तक रचनाओं में नहीं है, बल्कि जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष, वस्तु, सिक्कों, अभिलेखों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। कहता है कि इसके अलावा अतीत के एक समय काल वो भी है जिसके बारे में हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती, बल्कि हम जमीन के नीचे दबे पुराने अवशेष, सिक्के, अभिलेखों से जानकारी प्राप्त करते हैं। यह काल पूर्व ऐतिहासिक काल का, याद रखिएगा, पूर्व ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है? पूर्व ऐतिहासिक काल इसको कहा जाता है जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप में नहीं मिली प्राप्त है, बल्कि हम अवशेषों के आधार पर, वस्तुओं के, सिक्कों के आधार पर हम लिखते हैं, उसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। ठीक है। बहुत से ऐसे समाज भी हैं, विशेषकर कबायली जनजातीय समाज हमारे साथ इस युग में जी रहे हैं, लेकिन इसका इतिहास भी लिखा नहीं गया। उनके बीच में किंवदंतियाँ, किस्से, कहानियाँ प्रचलित है और इन्हीं के माध्यम से समाज का इतिहास बनता है। तो आपको यह अंदाज़ा हुआ होगा कि इतिहास को जानने के अनेक साधन, अनेक स्रोत हैं ना। इतिहास के जानने के हमारे पास अनेक स्रोत हैं। इन्हीं तमाम साधन स्रोतों के आधार पर इतिहास हमें अतीत के बारे में जानकारी देती है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे मिलकर वो रहता था और कैसे अपने जीवन की जानकारी को, ज़रूरतों को पूरी करता था, कैसे वो शिकार करते थे, कंदमूल खाते थे ना, ये कैसे करना था। गुफाओं से निकलकर मकान बनाकर उसमें रहना शुरू किया और आरंभ किया, उनका उपयोग जाना, औजार, हथियार बनाए, दूरस्थ स्थानों तक यात्रा की, सवारी का उपयोग सीखा, व्यापार किया, मुद्रा का उपयोग आरंभ किया ना।
राज्यों और समाजों का गठन किया, उनका शासन चलाने के लिए कानून बनाए, कैसे सम्राट संगठित हुए, धीरे धीरे बिखर गए, उत्थान और परिवर्तन के चक्र का पता चला। और इन सब जानकारी आप इतिहास में सीखते हैं या इतिहास से आप इसको जानकारी प्राप्त होता है। सबसे पहले आप इतिहास की पृष्ठभूमि अर्थात उसकी बुनियादी बातों को समझें कि किसी भी मानव समूह या समाज का विकास एक निर्धारित स्थान पर होता है और इस विकास में स्थानीय परिस्थितियाँ, भौगोलिक वातावरण, विशेषताएं सभी का योगदान होता है। आप अपने विचार किया कि नदी घाटियों में ही आरंभिक सभ्यता का विकास क्यों हुआ। आप ध्यान देंगे कि नदियों के किनारे ही उपजाऊ भूमि की बहुल होता है। देखिए अब इसमें एक विचार दिया गया कि नदी के किनारे ही सभ्यता का विकास क्यों हुआ। तो ध्यान दीजिएगा कि नदी के किनारे ही उपजाऊ भूमि का बहुलता, यहाँ खेती काम आसान था, नदियों में के रास्ते व्यापार की सुविधा भी होती थी और अनेक परिस्थितियाँ सभ्यता के विकास में सहायक होती। पर्यावरण हमारे रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को प्रभावित करता है। चूँकि आप प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं, इसीलिए भारत में कड़ा आरंभिक सभ्यता का विकास हुआ और वहाँ भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या थी यह जानना आपके लिए ज़रूरी है। फिर आप जो है आप देखेंगे, फिर आप कालक्रम के बारे में जानेंगे और संबंध में जानेंगे। इतिहास की बहुत सी प्रक्रियाएं होती हैं और आप कालक्रम के संबंध में जब जानिएगा तो इतिहास प्रक्रिया लंबे समय काल तक चलता रहता है और यह सुविधा हम इसे छोटे छोटे कालों में बांट सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, किस आधार पर किया गया, यह आप जानेंगे। फिर आप यह भी देखते हैं कि अतीत की जानकारी किन साधनों से प्राप्त होती है। तो तीसरे अध्याय में आप मनुष्य के जीवन के उस चरण के बारे में पढ़ेंगे जब आप संगठित होकर अर्थात एक समाज के रूप में विकसित होने लगा। उसके बाद इन मनुष्यों का जीवन सरल था परंतु कठिन था। कंदमूल जमा करके, शिकार करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे और फिर इन्होंने अपनी सुविधा के लिए पत्थर के औजार, हथियार बनाने शुरू किया। शायद आपको इसका महत्व आसानी से समझ में नहीं आए, मगर यह मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था। क्या मनुष्य द्वारा पहला आविष्कार था? पत्थरों के औजार। ठीक है, इसको भी आपको नोट करना है। उसी तरह आग का उपयोग मनुष्य ने सीखा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण खोज थी क्योंकि मनुष्य के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया। अब अपना खाना पकाकर खाने लगे, आग से खुद को ठंड और जानवरों से बचाने लगे। उनके जीवन का स्तर अब उन्नत होने लगा, मतलब उसके जीवन में अब सुधार होने लगा। अब उसका चौथे अध्याय में आप देखिएगा कि समाज संगठित जीवन शैली को समझ सकिएगा। चौथे अध्याय जब हम जाएंगे तो उसमें समाज के संगठित जीवन शैली को समझेंगे। खेती तो मनुष्य ने सीख ली थी, अब पशुपालन, व्यापार, यातायात की प्रगति आई। स्थिर और सुखी जीवन ने सोच विचार कर अवसर प्रदान किया। जीवन के अर्थ और महत्व को समझने, मृत्यु उपरांत जीवन की कल्पना करने की क्षमता बनी। मृतकों का दाढ़ पुरस्कार तरीके से सोचे और मिट्टी के शव को उगाड़ने की प्रथा चली। पांचवें अध्याय में आप पढ़िएगा हड़प्पा संस्कृति, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे हर चैप्टर में, हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी हमको लगता है कि इसके एग्जाम में भी आपको इससे सिर्फ हड़प्पा से आप देखिएगा 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि एंशिएंट इंडिया का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे पूछे ही जाते हैं। यह हड़प्पा है, यह चरण जब मनुष्य ने अन्य अर्थों में जीवन आरंभ कर लिया था, मगर लिपि विकसित नहीं होने के कारण इस इतिहास के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। पुरातत्व और जमीन के नीचे गड़ी वस्तुओं की खोज और अध्ययन की संस्कृति विशेषता। अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन तंत्र का निर्माण हुआ और इसमें धर्म, जात, कला, धर्म आदि के जीवन के अनेक पहलुओं पर इस गौर किया गया है ना। आप देखिएगा अब नगरों का विकास हुआ, प्रशासन, नगर निर्माण की योजना स्वरूप, व्यापार, कला, धर्म आदि जीवन का अनेक क्षेत्रों में मनुष्य ने उन्नत जीवन शैली को अपना लिया। इन लोगों को लिपि की भी जानकारी थी, मतलब कि हड़प्पा के लोग जो थे उनको लिपि की जानकारी थी। अनेक मुहरों पर लेख मिले लेकिन अभी तक इसको पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए पुरातत्व सामग्री पर ही निर्भर रहना पड़ता है। तब देखिए लिखित साक्ष्य हमको मिले हैं हड़प्पा सभ्यता के, लेकिन हमारा उसको अभी तक पढ़ नहीं पाए, इसलिए हमें पुरातात्विक साक्ष्य पर ही, सामग्री पर ही निर्भर करना पड़ता है। और ये पुरातात्विक सामग्री है क्या? वही जो खुदाई के दौरान जो हमको सामग्री कोई मिलती है, बर्तन के टुकड़े मिलते हैं, कोई मुहर मिलते हैं, तो ये सब हमको पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है, फिर छठे अध्याय में आप वैदिक काल पढ़िएगा। वैदिक युग बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल रहा।
याद नोट कीजिए कि वैदिक युग जो है ना बौद्धिक और आध्यात्मिक प्रगति का काल है। वेदों की रचना जो आरंभ में लिखित रूप से नहीं थी, इसीलिए इनके लिए श्रुति शब्द का प्रयोग किया है। कालांतर में इनका लिखा गया और हड़प्पा संस्कृति के विपरीत इस चरण में वैदिक सभ्यता शब्द का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि अब धार्मिक और बौद्धिक रूप से मनुष्य उन्नत परिपक्व सभ्य अवस्था में आ चुका था। विकास का क्रम चलता रहा और पूर्व वैदिक से उत्तर वैदिक काल के बीच जीवन का सरल रूप विकसित रहा। 7वां अध्याय में आप देखिए, 7वां अध्याय में आप जाइएगा कि उस चरण में जब भौतिक जीवन की बौद्धिक जीवन दोनों की प्रगति और एक समन्वित रूप से सामने राज्यों के विकास का क्रम आरंभ हुआ और इससे संबंधित सैनिक, प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधियां आरंभ हुई। दूसरी ओर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में नए विचार हुए। बौद्ध जैन के रूप में नई विचारधाराएं उत्पन्न हुई जिनका प्रभाव भारत में नहीं बोधा। इस बौद्धिक विकास के संबंध में 8वें अध्याय में आप पढ़िएगा। आपको शायद यह पता नहीं हो कि इस चरण में बिहार का क्षेत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र था। विश्व का प्रथम गणराज्य, भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना बिहार में हुई। इसको आप नोट कीजिएगा, विश्व का सबसे पहला गणराज्य था बिहार में था। और बौद्ध और जैन धर्म की उत्पत्ति का केंद्र भी बिहार था। अध्याय 9 में देखिएगा, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। इसमें विशेष करके अशोक महान की उपलब्धियों के बारे में जानिएगा और किस तरह से पहली बार एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की और भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्री संबंध, मतलब कि मौर्य साम्राज्य में जो था कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई और एक विदेशों से पड़ोसी राज्यों से संबंध, जिसको आप IR आप कहते हैं आजकल के बोलचाल के भाषा में, इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसी को पड़ोसी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया और आगे चलकर इन्हीं संबंधों को भारत के सांस्कृतिक प्रभाव पर विदेशों में भी विस्तार किया गया। इसके बाद इसमें 10वां अध्याय मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक स्थिति को क्या दर्शाता है, विशाल साम्राज्य के स्थान पर छोटे क्षेत्रीय भारत कैसे स्थापित हुए। इनमें कुछ ऐसे राज्य हैं जिनकी स्थापना मूल रूप से शासकों ने की थी और इसके फलस्वरूप सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया हुई। इसी काल में दक्षिण भारत में सभ्यता का विकास हुआ। 11वां अध्याय आप सुदूर क्षेत्रों में भारत के प्रभाव के विस्तार के संबंध में हम पढ़ेंगे और इसे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है बौद्ध धर्म और उसके प्रभावाधीन शिल्पों ने जो है प्रभावाधीन शिल्प क्षेत्र में नई परंपरा का विकास हुआ। और 12वें और 13वें अध्याय में भारत में होने वाले राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जबकि अंतिम अध्याय में हम पढ़ेंगे कुछ इतिहासकारों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप देखिएगा कि इन उदाहरणों से हम अनुमान होगा कि इतिहास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आपने देखा होगा कि मानव समाज के विकास का क्रम एक लंबे समय तक फैला और उसमें उत्थान और पतन दोनों बारी बारी से प्रस्तुत किए गए। इसके पीछे अनेक कारण हैं। इतिहास उन कारणों का बोध कराता है जो हम अपने अतीत में जान पाते हैं। अतीत की जानकारी हमें वर्तमान और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। कारण कि इतिहास को समझना और आवश्यक करना बहुत अनिवार्य है। मतलब इतिहास को समझने की ज़रूरत है, रटने की नहीं। हिस्ट्री को जो है ना आपको समझने की ज़रूरत है ना। तो आपको ये जो हमने बताया आज पहला चैप्टर था और इसमें किस चैप्टर लगभग 10 वीडियो पे इस क्लास में होंगे। तो देखिए, बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉरपोरेशन की बुक है और इसको हमने बनाया और आप बने रहे इस चैनल पे। इस चैनल पे हम पूरी 7th चरण के लिए हम आपको सोशल साइंस के लिए आप सबसे पहले हम इस पे वीडियो डालेंगे सारे सोशल साइंस के बाद भी हम अगर टाइम रहा मेरे पास तो 1 to 5th क्लास के लिए भी हम जो है आपको बनाएंगे। 1 to 5th क्लास का भी हम वीडियो डालेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा 6 to 10th होगा, उसके बाद अगर मौका मिला तो हम 12th तक भी इसको आगे करेंगे। तो आप चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पे बने रहें, क्योंकि इस पर कंप्लीट हम 7th चरण की तैयारी आपको करवाएंगे। और इतना ही नहीं, आपको इसमें सोशल साइंस के साथ पेडागोगी जो टीचिंग आपका सब्जेक्ट होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, जिसको हम CDP कहते हैं, पेडागोगी भी कह सकते हैं, तो उसकी भी हम आपको कराएंगे। क्योंकि देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होंगे, जैसे पेपर में दिया कि 100 मार्क्स के होंगे, तो 100 मार्क्स के होंगे तो याद रखिएगा कि इसमें कम से कम 100 मार्क्स हैं, तो इसमें कम से कम जो आपके पास रहेगा तो 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन आपका टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, जिसको हम CDP कहते हैं। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए भी आपको इसमें बेहतर सामग्री मिलेगा।
तो आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों से शेयर कर दें और लाइक बटन ज़रूर करें, और आप अपना सुझाव ज़रूर दें कि किस तरह से इसको और बेहतर किया जा सकता है। आप अभी तक इस चैनल वीडियो पर बने रहे, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।